हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो हमारे चैप्टर है भोजन संग्रह से उत्पादन तक, उसके बारे में कि जो हंटर था, जो शिकारी था आरंभ में मानव, उसने क्या किया। उसने धीरे धीरे जो है फसलों को उगाना शुरू कर दिया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया और घुमक्कड़ जीवन छोड़कर अब वो जो है एक जगह पर टिक कर रहने लगा था। एक जगह पर बसना उसने सीख लिया था। इसी के बारे में पढ़ेंगे हम, जहाँ से छोड़ा था अपनी पहले वाली वीडियो में, वहीं से हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है स्थायी जीवन की ओर, कि भाई अब जो मनुष्य था, जो मानव था, जब वो टिक कर एक जगह पर रहने लग गया, बस कर रहने लगा, तो उसका जीवन भी स्थायी हो गया। घुमक्कड़ जीवन उसने छोड़ दिया। तो किस तरह के उसने जो है आरंभ में घर बनाए, कहाँ पर वो रहता था। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। देखिए, इस तरह के घर होते थे ज़मीन में, जो है गड्ढा खोद कर ये बनाए जाते थे ज़मीन के नीचे, और इनको कहा जाता था गर्त। और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। तो ये जो अवशेष हमें मिले इस तरह के घरों के, वो मिले हमें बुर्ज होम, वर्तमान कश्मीर में है। मैप में जो है पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, फिर से देख लीजिए। यहाँ पर है बुर्ज होम कश्मीर में। यहाँ पर जो है हमें अवशेष मिले हैं इस तरह के गड्ढे वाले घरों के। अब ये लोग इस तरह के जो है घर ज़मीन के नीचे क्यों बनाते थे? क्योंकि ठंड के मौसम से हो सकता है इनको सुरक्षा मिलती हो, कि भाई बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है और ज़मीन के नीचे जो है इनको थोड़े जो है राहत मिलती हो ठंड से। अब पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह भी मिली है। जो भी इनकी झोपड़ियाँ मिली, जो भी इनके घर मिले, वहाँ कुछ ऐसे अवशेष मिले कि उस झोपड़ी और घर के अंदर भी और बाहर भी ये लोग आग जलाते थे। तो हो सकता है कि भाई मौसम के अनुसार ये लोग क्या करते हों, घर के अंदर और बाहर खाना पकाने के लिए आग जलाते हों। मान लो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो खाना कहाँ बनाएंगे? ये घर के अंदर बनाएंगे, तो आग जो है घर के अंदर जलाएंगे। तो इस तरह से अंदर और बाहर दोनों ही जगह हमें जो है आग के अवशेष मिले हैं। अब बहुत सारी जगह पर हमें जो है पत्थर के औजार भी मिले। देखिए, औजारों का प्रयोग तो मानव शुरू से ही करता आ रहा है, लेकिन अब जो पुरा पाषाण काल के जो उपकरण थे उनसे थोड़े अलग हैं अब वाले जो उपकरण। अब इनको कहा गया नव पाषाण युग, कि अब जो है पत्थर का एक नया युग आया। क्योंकि पहले वाले जो औजार थे वो बहुत सिंपल थे, उनके ऊपर जो है पुरा पाषाण के औजारों पर ना तो कोई पॉलिश की जाती थी, ना वो ज़्यादा तीखे होते थे। लेकिन नव पाषाण युग के जो औजार हैं वो जो है उनके धार को जो है पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई है, और जो है वो ज़्यादा तीखे भी हैं पहले वाले औजारों से। ओखली और मूसल का प्रयोग भी इस समय में हमें देखने को मिला, कि जो भी वनस्पतियों से, जो भी पौधों से जो अनाज मिला, उसको कूटने पीसने के लिए ये लोग ओखली और मूसल का प्रयोग करते हैं। देखिए, ओखली जो पत्थर की, एक बड़े से पत्थर की होती है, गोल, उसमें छेद होता है, होल होता है, उसके अंदर हम जो है अनाज डालते हैं। फिर एक बड़ा सा जो है लकड़ी का या पत्थर का ही वो जो है वो उसके ऊपर जो है कूटने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से उसको बोलते हैं मूसल, ओखली मूसल। आप अगर गांव में जाओगे तो वहाँ आपको देखने को इजीली मिल जाता है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग पीसने के लिए जो है अनाजों को हम करते हैं, अभी भी मिलते हैं, अभी भी जो है इनका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह प्राचीन औजारों का निर्माण और प्रयोग जो है वो लगातार होता रहा। अब देखिए, पत्थर के औजार थे, और कुछ औजार जो थे वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। जानवरों की जो हड्डियां थी उनसे भी आज जो औजार थे वो बनाए गए। नवपाषाण युग में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण यानी उनके ऊपर किसी तरह की परत चढ़ाई जाती थी। बर्तनों का उपयोग बीजों को रखने के लिए किया जाता था। देखिए, हमने देखा कि जो मानव था, पहले वाली वीडियो में हमने जो है बात की थी कि फसल उगानी शुरू कर दी, अनाज उगाया। लेकिन अब उसको, उस अनाज को जो है पूरे साल सुरक्षित रखना है, जब तक कि अगली जो फसल है वो पककर तैयार नहीं होती। तब तक उसको जो है एक जगह पर रहना है, तो अपने खाने का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। तो उसने बर्तन बनाने, टोकरियाँ बनाई, बर्तन बनाए, और उनमें वो जो है अपने अनाज को सुरक्षित रखने लगा। और बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे खाने, बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने में भी वो लोग करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे।
देखिए पहले जो मानव था वो घूम रहा है, जंगली जानवरों का शिकार कर रहा है, फल फूल तोड़ के जो है वो खा रहा है। लेकिन जैसे उसने एक जगह पर बसना शुरू किया, फसलें उगानी शुरू की, तो जो गेहूँ था, जो चावल है या दालें हैं, वो अनाज का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसका बन गई थी। और उसके साथ ही साथ क्या करने लगे, वो जो है कपड़े भी बुनने लगे थे। और कपड़े के लिए क्या उगानी शुरू की, कपास जैसे आवश्यक पौधे जो है उन्होंने उगाए। क्या यह परिवर्तन हर जगह एक साथ आए होंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये परिवर्तन जो है बहुत धीरे धीरे आए और अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में आए। ये नहीं कि हर जगह जो मानव है उसने एक साथ जो है तरक्की की, वो पहले जो है जंगलों में ऐसे घूम रहा है, फिर एक साथ ही उसने हर जगह पर घर बना लिया, ऐसा नहीं था। धीरे धीरे जो है बसने की प्रक्रिया जो है शुरू हुई और अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में ये जो है चलती रही। एक तरफ जहाँ कई स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। देखिए जहाँ जो है पुरुष थे, महिलाएं थी, वो बहुत लंबे समय तक तो क्या करते, शिकार करते रहे जंगली जानवरों का या पौधों से अपने भोजन का जो है वो भोजन जो है वो प्राप्त करते रहे। वहीं क्या हुआ, हजारों सालों में जो है अलग अलग जगह पर जो इंसान था, जो मानव था, उसने क्या किया, खेती करनी शुरू कर दी, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। और बहुत लोग जो है मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जो है वो जीविका चलाने लगे। बुर्ज होम मैंने आपको मैप में दिखाई दिया ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पर ये मैप डाला था आपको बुर्ज होम दिखाने के लिए, जहाँ पर जो गड्ढे के जो घरों के अवशेष मिले हैं। अब हम देखेंगे कि इनके कुछ अलग जो है रीति रिवाज थे, वो किस तरह के थे। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते थे। देखिए जनजातियाँ मतलब एक समूह में जब जो है जंगलों में जो लोग रहते हैं उनको जनजाति हम लोग कहते हैं। तो वो कृषक थे, किसान थे, पशु पालने वाले लोग थे। विद्वानों ने पाया कि ये लोग जो है कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। प्राय जनजाति के लोग जो है वो छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। जो जनजातियों के लोग हैं वो छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। और वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर परिवार जो है, छोटी बस्ती है तो जो भी परिवार उस बस्ती में मिलेंगे वो ज़्यादातर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और उस तरह के परिवार के समूह मिलकर क्या करते हैं, एक जनजाति का निर्माण करते हैं। मतलब अगर उस ग्रुप में आप लोगों को देखोगे तो वो सारे क्या होते हैं, वो लगभग एक परिवार से एक समूह के ही लोग होते हैं, जो संख्या में कम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो जनजाति के जो सदस्य हैं वो शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। और जो अक्सर महिलाएं हैं वो जो है खेतों का सारा काम करती हैं। देखिए जनजातियों में हम क्या देखेंगे कि ये लोग क्या करते हैं, शिकार करेंगे जंगलों से, अब वहाँ से अपना भोजन इकट्ठा करते हैं या फिर खेती करते हैं, पशुओं को पालते हैं। और खेती का काम कौन करता है, ज़्यादातर मेनली लेडीज़ करती हैं वहाँ की। अब इसमें ज़मीन तैयार करके बीज बोने, पौधों की देखभाल करने से फसल काटने तक का सारा जो काम है वो कौन कर रहा है, महिलाएं। और जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो पौधों की देखभाल करते हैं महिलाओं के साथ। और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि उनकी फसल को वो नुकसान ना पहुंचाए। और महिलाएं क्या करती हैं, फसल दाव कर जो है वो कूटती हैं उसको, और पुरुष बड़े बड़े जो है झुंडों को चराते हैं। देखिए महिलाएं क्या कर रही हैं, खेती का काम कर रही हैं, फिर उस फसलों को, जो फसल पक कर तैयार हो गई उसको जो है खेत से निकाल लिया, फिर उसको कूट पीस के जो है अपना अनाज जो है वो रेडी किया। और जो पुरुष है वो क्या करेंगे, वो जो है जो उनके पास जो मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं बड़े बड़े झुंडों में, उनको वो चराते हुए घूमते हैं जंगलों में। और बच्चे जो है वो छोटे झुंडों को चराने का काम करते हैं। यहाँ जानवरों की सफाई, दूध निकालने का काम जो है वो कौन करता है, वो जो है स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। जैसे जानवरों को नहलाना धुलाना है, उनका दूध निकालना है, तो वो महिला और पुरुष दोनों ही मिलकर इस काम को करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर टोकरी बनाते हैं, झोपड़ियाँ बनाने का काम भी करते हैं। टोकरियाँ बनाने, झोपड़ियाँ बनाना, ये सारा काम भी महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। अब इन जो जनजातियाँ हैं उनमें क्या करते हैं, इनमें नाच गाना और इस तरह के रीति रिवाज भी होते हैं। घरों की सजावट है वो इनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनमें इनको नेता मान लिया जाता है। देखिए एक छोटा सा ग्रुप होता है, एक समूह होता है,
उसका एक आपको नेता भी मिलेगा, हेड भी मिलेगा, जिसके कहे अनुसार ये सारे काम करते हैं। और वो नेता कौन होता है? या तो कोई अनुभवी व्यक्ति होता है, या कोई नौजवान योद्धा होता है, या फिर पुरोहित यानी पंडित जो है वो हो सकता है। महिलाओं को भी उनके ज्ञान और अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। देखिए, जनजातियों में हम देखेंगे कि जो महिलाएं हैं उनको भी इम्पोर्टेंस जो है दी जाती है। ना ये कि भाई जो पुरुष है उसको ही ज़्यादा सम्मान मिलता है, बल्कि महिलाओं को भी सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती हैं। सांस्कृतिक परंपरा मतलब उनके जो भी रीति रिवाज हैं वो बहुत समृद्ध हैं, विशिष्ट हैं। उनका जो है वो अच्छी तरह से उनका पालन बहुत मिलकर सब लोग एक साथ करते हैं। इसमें उनकी चाहे भाषा हो, चाहे उनका जो संगीत है या कहानियाँ है या फिर चित्रकारी जो है वो शामिल है। इनके अपने देवी देवता भी होते हैं। जो जनजाति के लोग हैं उनका जो है देवी देवता, उनके भगवान भी हैं। अब ये ज़मीन, जंगल, घास के मैदान और पानी जो भी ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। मतलब जनजाति एक ग्रुप में जो भी सदस्य हैं, जहाँ पर भी वो लोग रहते हैं, वहाँ पर जो भी ज़मीन है या फिर जिस जंगल में वो रह रहे हैं, जिस घास के मैदान में, या आसपास जो पानी के स्रोत हैं, चाहे वो नदी हो या कुछ भी हो, तो इसके ऊपर ये नहीं कि भाई कुछ ही लोगों का अधिकार है। वहाँ पर जितने भी जनजाति के जो भी सदस्य हैं उन सब का जो है अधिकार माना जाता है, जिसका प्रयोग वो क्या करते हैं, सब लोग एक साथ मिलकर करते हैं। इनमें गरीब अमीर का कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। देखिए, इनके पास ये लोग क्या करते हैं, बेचारे जंगलों में रहते हैं, इधर उधर से अपना खाना इकट्ठा करते हैं, जो है बेसिक सी सुविधाएं इनको मिलती हैं। तो क्या अमीर गरीब इस तरह का कोई भेदभाव ये लोग नहीं मानते और सब मिलकर रहते हैं। अब हम देखेंगे मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ जो है वो कहाँ है? पहले भी हमने देखा था मैप में। ये जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये है मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। तो मेहरगढ़ में हमें जो है कुछ कब्रें मिली हैं, उनके साथ कुछ सामान मिला है। कब्रों को जब खोदा गया तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा संस्थान है। देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, ऊपर अफ़गानिस्तान, और उसके बाद यहाँ आता है ईरान। तो ईरान जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर ही पड़ता है मेहरगढ़। ये एक हरा भरा जो है स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी पालना सीखा। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जो सबसे पहले जो गेहूँ, जौ की फसलें उगाई थी वो कहाँ उगाई थी? मेहरगढ़ में। यहाँ खुदाई से सबसे पहले पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की भी हड्डियाँ मिली। उनमें कौन से जानवर थे? सूअर और जंगली जानवर, ये सारे जो है इनकी हड्डियाँ हमें मेहरगढ़ से मिली हैं। उसके बाद जो है भेड़ बकरियाँ हैं, उनकी हड्डियाँ भी मिली हैं। और मवेशी जो हैं, उनके मवेशी यानी जो दूध देने वाले जो जानवर हैं, चाहे वो गाय है, भैंस है, उनकी हड्डियाँ भी जो है हमें मिली हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को भी पालते थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। अब जो घर के अवशेष हमें मिले कि भाई यहाँ पर घर थे, वो कैसे थे? या तो चौकोर थे यानी वर्गाकार थे, या फिर आयत के आकार के थे। और घर की जो है कुछ विशेषताएं थी, वो क्या थी कि प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः जो है भंडारण के काम में आते होंगे। देखिए, उन्होंने क्या किया, अब वहाँ पर घर मिला, उसमें 4 कमरे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि उन्होंने फसलों को उगाना शुरू किया था, अनाज उगाए, गेहूँ, जौ, इस तरह के। तो वे भंडारण का काम भी वहाँ पर करते थे। सगे संबंधियों की मृत्यु के बाद लोग जो है उनके प्रति सम्मान जताते थे, और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मेहरगढ़ में के जो लोग थे उनका मानना क्या था कि भाई अगर हमारा कोई सगा संबंधी है, उसकी मृत्यु अगर हो गई है, तो उसको मरने के बाद भी किसी सामान की जो है आवश्यकता होती है। तो वो क्या करते थे, जब वो किसी भी डेड बॉडी को जो है दफनाते थे तो उसके साथ उसकी कब्र में कुछ सामान रखते थे। तो इसी तरह की कब्रें हमें मेहरगढ़ में देखने को मिली। कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखा जाता था। मेहरगढ़ में हमें जो ऐसी कब्रें मिली हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की कब्र, जैसे यहाँ पर किसी को दफनाया गया है
तो यहाँ पर देखिए ये बर्तन जो है ये मिला है, कहीं पर जो है बकरी दफनाई गई है, कहीं बर्तन है, कहीं औजार है। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो है वो डेड बॉडी के साथ वो लोग दफनाते थे। एक कब्र में जो है मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अब ये अनुमान लगा रहे हैं कि भाई हो सकता है ये मानते हो कि जो इंसान मर जाता है उसके बाद भी उसको खाने की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने क्या किया, बकरी को ही दफना दिया कि भाई जाओ आप मर गए अब इसको खा लेना। अब हम बात करेंगे दार्जिलिंग हेडिंग के बारे में। ये कहाँ है, मानचित्र में हमें ढूंढना है, तो हमने आपके लिए ढूंढ दिया है। यहाँ है दार्जिलिंग हेडिंग, ये असम में है। यहाँ पर यह भी एक पुरा स्थल है। ये कहाँ है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। ब्रह्मपुत्र की घाटी कहाँ है, असम में, वहाँ पर यह स्थान है दार्जिलिंग हेडिंग। और यहाँ से हमें जो उपकरण मिले वो क्या थे, खरल और मूसल। अब इससे पता चलता है कि ये लोग भी भोजन के लिए जो है अनाज उगाते थे। भाई खरल मूसल का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, अनाज को कूटने के लिए, पीसने के लिए। और तो यहाँ पर जब हमें खरल मूसल के अवशेष मिले तो हमने आइडिया लगाया कि भाई हो सकता है कि यहाँ पर ये लोग अनाज उगाते हों। यहाँ से एक पत्थर भी मिला, एक जेडाइट पत्थर है, बड़ा कीमती पत्थर होता है। अब इसके लिए हो सकता है कि ये, ऐसा अनुमान है कि ये चीन से आया। अब इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल में काष्ठाश्म अति प्राचीन लकड़ी जो पत्थर बन गई है उसके औजार और बर्तन भी मिले हैं। अब यहाँ पत्थर मिला, खरल मूसल मिला, और उसके अलावा एक इस तरह की एक लकड़ी मिली है काष्ठाश्म, मतलब अब वो लकड़ी नहीं बल्कि वो इतने सालों के बाद दब कर जो है क्या बन गई है, उसने एक पत्थर का रूप ले लिया है। तो उसके जो है कुछ बर्तन और औजार भी हमें अवशेष के रूप में मिले हैं। अब एक और जगह हमने ढूंढनी है, एटलस में, वर्ल्ड मैप में हमने ढूंढ लिया है तुर्की। यहाँ पर है हमारा तुर्की, जो भी रेड कलर में आप देख रहे हैं ये है हमारा तुर्की। तो यहाँ हमें क्या मिला है, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक है तुर्की। यहाँ दूर दराज स्थानों से जो है कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें लाई जाती थी, देखिए सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ये इन सारी चीज़ों के अवशेष हमें कहाँ मिले हैं, यहाँ तुर्की में। अब ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था और लोग सामान जो है जानवरों या खुद की पीठ पर लाद कर जो है लाते थे। देखिए इतनी दूर दूर से तो ये सामान ला रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई वाहन तो है नहीं, किसी तरह की कोई फैसिलिटी तो है नहीं। आज के टाइम की तरह अगर हम देखें तो ये लोग सामान कैसे लाते थे, या तो खुद की जो है पीठ पर लाद कर लाते थे या फिर जानवरों की पीठों पर जो है लाद कर लाते थे। तो चैप्टर जो है आज हमारा ये कंप्लीट होता है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।